हाँ जी बेटा। तो properties of solids are of three types. One is called electrical, second is magnetic, third is dielectric. याद हो गया? इलेक्ट्रिकल मतलब करंट से रिलेटेड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से रिलेटेड, और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज जो डाइपोल्स ऑफ क्रिस्टल से रिलेटेड होती है, पोलैरिटी ऑफ क्रिस्टल से रिलेटेड। तो ये तो टॉपिक आपने पहली बार सुना है, ये दोनों आप पहले भी सुन चुके हो। अब हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। बेटा व्हेन वी सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आपको सबसे पहले ये समझ आना पड़ेगा कि तीन कैटेगरीज का मतलब क्या है और कौन कौन सी थ्योरीज की बात कर रहे हैं। तो व्हेन आई से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो आपके पास है सबसे पहला क्या मैंने बोला, कंडक्टर्स। जब हम किसी को बोलते हैं कंडक्टर्स, इसका मतलब है उसकी कंडक्टेंस बहुत ही अच्छी है। इट हैज वेरी हाई लेवल ऑफ कंडक्टेंस, यानी इट्स गोइंग टू अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। इसमें से करंट बहुत ही जल्दी से पास कर जाएगा, राइट? क्लियर हुआ? तो अब आपसे कहते हैं जैसे मेटल्स को देखो सर, कोई भी मेटल क्या होता है, कोई भी मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर। तो आप कहते हो अगर आपके पास कंडक्टेंस की बात चल रही है, कंडक्टेंस मतलब होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी आप ये कह सकते हो 1/R is called conductance, that is आप G लिख सकते हो, मैं G स्टार या G लिख देती हूँ, ये आपके पास कंडक्टेंस है। तो अगर किसी की कंडक्टेंस हम नोट करते हैं तो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। अब अगर किसी की कंडक्टेंस 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम इनवर्स तक हो, तो हम कहेंगे इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। तो ये अगर 10⁸ चली जाए तो बहुत ही ब्रिलियंट कंडक्टर है। फिर हम कहते हैं ये जो सेमीकंडक्टर है उसका क्या मतलब है, सेमीकंडक्टर का मतलब होगा जिसकी कंडक्टेंस इस 10⁻² से, यानी -2 से लेकर 10⁻+2 तक चली जाए। अगर कंडक्टेंस की वैल्यू आपके पास -2 से +2 तक हो तो हम कह देते हैं सेमीकंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स का मतलब होता है वो जिनकी कंडक्टेंस बहुत ही कम हो जाए, यानी लेस देन कंडक्टेंस G is going to be less than 10⁻²। तो आपके पास वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सॉलिड अगर आप लेते हो, फॉर एनी ऑफ द सॉलिड, इफ यू टेक अ सॉलिड, तो उसकी कंडक्टेंस का जो लेवल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो -12 से 10⁸8 तक डेवलप करता है, यानी -12 भी। तो अगर आप सोचो -2 से -12 तो हम देखें इंसुलेटर ही है। 2 से 8 तक क्या हो गया, कंडक्टर्स। और आपने कहा -2 से +2 तक हम क्या ले सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स। इट मींस तीनों में से करंट किस में बिल्कुल ही कम जा रहा है, वो ये है। दीज आर नॉट अलाउइंग करंट टू पास थ्रू इट, ये बड़े आराम से करंट को फॉल पास करने देते हैं। ये जो है इन बिटवीन वाली सिचुएशन में है। जो कंडक्टर्स होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो कंडक्शन बैंड है, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुआ पड़ा है। तो हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी का कहना है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर एक दूसरे के साथ बिल्कुल ओवरलैप हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरे पड़े हैं,
ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं बड़े आराम से, तो ये बन जाते हैं कंडक्टर्स। अगर आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक थोड़े से एनर्जी गैप पे हो, देयर इज अ एनर्जी गैप, थोड़ा सा गैप है, तो वैलेंस बैंड, दिस इज योर वैलेंस बैंड, और ये हमारे पास क्या हो गया कंडक्शन बैंड। तो आपको इन दोनों में एक गैप है, तो ये क्या बन जाएगा सेमीकंडक्टर। और ये थ्योरी कहती है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अगर गैप बहुत बड़ा हो जाए, दिस इज द वैलेंस बैंड, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वैलेंस बैंड हो गया, ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड। अगर ये गैप बहुत बड़ा है, लार्ज एनर्जी गैप, तो आप कह सकते हो अगर एनर्जी गैप बहुत बड़ा हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का मतलब हो जाएगा वो जिसमें एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज ह्यूज। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप तो नहीं कर पाते, लेकिन अगर हीट कर दो, इम्प्योरिटीज डाल दो तो ये ऊपर जाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे तो वो बड़े आराम से घूम सकते हैं, तो इनको हमने बोल दिया कंडक्टर्स। यानी हर वो सॉलिड जिसकी कंडक्टेंस की वैल्यू इन दो लिमिट्स के बीच में आएगी वो कंडक्टर, जिनकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी वो सेमीकंडक्टर, और जिसकी वैल्यू इससे भी कम आ जाए वो बन जाएगा इंसुलेटर। यहाँ तक देखो बेटे समझ आया? एनी डाउट? बैलेंस बैंड और बैलेंस बैंड क्या होता है बेटे? किसी भी एलिमेंट के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं दोज आर गोइंग टू कंडक्ट। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जो बाहर घूमने जाते हैं, कंडक्शन करंट को कैरी करते हैं। तो बैलेंस बैंड का मतलब है वो एरिया, वो रीजन एक मेटल का जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं। कंडक्शन बैंड का मतलब है जहां वो कंडक्शन, यानी आपका इलेक्ट्रॉन कितना चल सकता है। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन 3s में, तो 3s वाला इलेक्ट्रॉन 3s मेरा बन गया बैलेंस बैंड का एक पार्ट, और 3p 3d सब खाली पड़ा है, तो 3s उसका बैलेंस बैंड का पार्ट है, 3p और 3d क्या बन जाएगा? इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स कंडक्शन बैंड। अगर 3s और 3p 3d में एनर्जी गैप बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाए जा रहा है, तो आप कहोगे इट्स अ गुड कंडक्टर। अगर एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड बहुत बड़ा है तो आप क्या कह दोगे? इंसुलेटर। तो ये एक बैंड थ्योरी है, आपके सिलेबस में इस थ्योरी की पूरी डिटेल्स नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एक वैलेंस बैंड बना लेते हैं। वो जो वैलेंस बैंड होता है दैट इज यू कैन सी 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द सरफेस जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब वो और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा सकते हैं? तो रूम टेम्परेचर पर अगर उसका कंडक्शन बैंड पास ही है तो ज़रा सा भी करंट लगाया तो वो इलेक्ट्रॉन एकदम से जंप करेंगे टू द कंडक्शन जोन, फिर तो गुड कंडक्टर है। अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते हैं तो आप कहते हो इट्स गोइंग टू बी इंसुलेटर। तो वैलेंस बैंड यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्लस्टर। तो जैसे मान लो आपने सोडियम मेटल लिया, तो सोडियम मेटल में 3s1 है, तो एक सोडियम एटम तो नहीं हो सकता ना, बहुत सारे सोडियम एटम है, मान लो वहाँ पे 500 सोडियम एटम्स हैं, तो 500 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ घूम रहे हैं, तो उन सबको मिला के हम क्या बनाएंगे? विल मेक अ वैलेंस बैंड। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है बस, ठीक है। तो अब आपके पास ये कंडक्टर्स हो गए। अब कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, हम कहेंगे कंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं मेटालिक, तो आप सबको पता है मेटल्स, तो आयरन इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब अच्छे कंडक्टर्स हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, और ये भी आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का मतलब होते हैं वो जिनमें क्या होंगे? आयंस, दैट मीन्स हैविंग आयंस, इनमें आयंस प्रेजेंट है। तो जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं बेटा। एक हम लिख सकते हैं मोल्टन सॉल्ट्स, तो मैंने आपको बताया था मोल्टन सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर्स।
और एक आप होगा एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये भी क्या होंगे, गुड कंडक्टर्स। मोल्टन सॉल्ट में आपका एग्जाम्पल बन सकता है NaCl मोल्टन, और एक्वस में आपका एग्जाम्पल बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। तो कंडक्टर्स के टॉपिक में हमें क्या पता होना चाहिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आगे फिर क्या है, एक होते हैं मोल्टन सॉल्ट, एक होता है एक्वस सॉल्ट। ये टॉपिक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास फिर से क्या आएगा, कंडक्शन चाहिए, कौन कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो तब आप इसमें करंट कैसे डालेंगे, हाउ टू पास करंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट, वो सब पढ़ते हैं। मेटल्स के टॉपिक में आपने कर्नल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिया था, वो मैंने आपको शुरू में ही करवा दिया था, और वहां पे हमने कहा था मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, राइट। बोलो जी, ये वाला पार्ट समझ आया, गॉट इट। डन, हाँ जी बच्चे, करें आगे। आपने कुछ चैट में भेजा है, ऊपर बैंड्स बन रहे हैं, उनमें होल्स का क्या काम है। बेटे जो होल्स होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स इस कंडक्शन बैंड को इस वैलेंस बैंड के पास ले जाते हैं। जो मैंने सेमीकंडक्टर्स बताती हूँ ना, फिर समझ आ रहा है। अब आपके पास कंडक्टर्स के बाद अब हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू डू द डिटेल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक था N टाइप, एक हमने किया P टाइप, ये दोनों टॉपिक्स आप कर चुके हो, और ये दोनों कैसे थे, एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आपने फिर दो टाइप्स की थी, N टाइप एंड P टाइप। एक हमारे पास थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक का मतलब था वो जो नेचुरली ही सेमीकंडक्टर थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इनमें आपके पास क्या थे, एग्जाम्पल्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बस। तो इनमें कोई इम्प्योरिटी डाल के हमने इसको सेमीकंडक्टर नहीं बनाया था, राइट। हाँ जी बेटा, तो दिस इज इंट्रिंसिक, दिस इज एक्सट्रिंसिक। अब ये दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हो गए, और इसके अलावा हमारे पास एक कैटेगरी और है, दैट इज 12-16 सेमीकंडक्टर्स एंड 13-15 सेमीकंडक्टर्स। तो अब बेटा सेमीकंडक्टर में जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस गैप को कम कर देते हैं। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जैसे N टाइप सेमीकंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आप P टाइप होल्स क्रिएट करोगे तो कंडक्शन बैंड एक्सटेंड हो जाएगा। यानी बेसिकली होल्स और इलेक्ट्रॉन का काम इस गैप को थोड़ा सा कम करना है, और जितना ये गैप कम होता जाएगा उतनी कंडक्टिंग पावर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, राइट। हाँ जी बेटा। मैम फिर ये मतलब स्ट्रक्चर है इसका कैसे है, वो ऊपर कंडक्शन बैंड में पार्टिकल प्रेजेंट है, खाली होता है बेटे, जो खाली स्पेस है, वो खाली स्पेस होता है। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी स्पेस। मैम ये जो हमने बैंड बनाए हैं ये सिर्फ हमने मैम अपने सोचने के लिए बनाए हैं या सच में वहाँ कुछ बैंड? ये सिर्फ आपके सोचने के लिए है, ऐसा होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसको क्या, हाइपोथेटिकल है। हाँ बिल्कुल हाइपोथेटिकल बेटा। बैंड थ्योरी, थ्योरी का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो थ्योरी तो है, प्रूवन फैक्ट नहीं है, लॉ नहीं है, ऐसा सच है ये हम प्रूव नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन ये जरूर है इससे हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो जब हम किसी थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी का मतलब होता है जिससे हम कुछ एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन 100% ट्रुथ है ये बात कंफर्म्ड नहीं है, ठीक है। जैसे आपको कहते हैं कि थ्योरीज ऑफ लाइफ, तो थ्योरीज ऑफ लाइफ कि चाहे कुछ भी हो जाए सच की हमेशा जीत होती है। हो सकता है आज आप देखो कि सच वाला बंदा जो सच बोल रहा है वो पिट रहा है, आपको हो सकता है ये देखिए कि सच वाला जो इंसान है उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि दिस इज अ थ्योरी कि इन द लॉन्ग रन
जो सच्चाई है उसकी जीत होती है। तो ये एक थ्योरी है, किसी को हो सकता है 4 साल बाद सच की जीत होती नजर आए, किसी को 10 साल बाद, किसी को 50 साल बाद, बट इन द लॉन्ग रन दिस इज गोइंग टू बी देयर। तो इसका कोई ऐसा नहीं है ना कि हम इसको टाइम बाउंड कर दें कि हर 2 साल के बाद सच की जीत होगी, वी कांट से दैट। लेकिन हमें इतना पता है कि ये सच है, ये ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रूथ। यही आपको सिखाया जाता है। तो थ्योरीज का मतलब होता है जो बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस के बाद हमें समझ आता है। ठीक है, समझ आया? तो लॉ तो नहीं कह सकते, हमें टाइम नहीं पता होता, वी डोंट नो द टाइम फ्रेम, बट वी नो दैट दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। तो अब आपके पास जैसे 12-16 सेमीकंडक्टर और 13-15 सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब है एक एलिमेंट 12 ग्रुप का और एक एलिमेंट 16 ग्रुप का मिक्स कर दिया, जैसे जिंक सेलेनाइड, कैडमियम टेलुराइड, मर्क्यूरी सेलेनाइड या सल्फाइड। तो ये सेमीकंडक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, नेचुरली, मतलब हमने इनको मिक्स किया और ये सेमीकंडक्टर थे, यानी ये इतनी कंडक्शन रेंज शो करते हैं। ऐसे इन दोनों को मिक्स करो, एक 13 ग्रुप को, जैसे गैलियम आर्सेनिक, तो आपको ये सेमीकंडक्टर है, एल्यूमिनियम आर्सेनिक, गैलियम एंटीमनी, तो दीज आर अगेन सेमीकंडक्टर्स। तो आपको ये सेमीकंडक्टर्स तब भी बनाए जा सकते हैं जब दो ग्रुप्स को आपस में मिक्स किया जाता है। वन इज 12-16 टाइप, अनदर इज 13-15 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर? समझ आया? तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर्स कैसे करते हैं कि कौन सी वो सिलेक्ट करेंगे? कोई भी इन दोनों को मिक्स करना है, आप इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, जिसको मर्जी जिससे मर्जी। दो सॉलिड्स को मिक्स करना है 1:1 रेशो। क्लियर? मिक्सिंग ये इम्प्योरिटी सी है ना, तो एक तरह की इसे 50% आपने ये कोई एलिमेंट लेना है, 50% ये लेना है, मिक्स करना है, एंड वी अज्यूम दैट कि जो स्ट्रक्चर बनता है उसकी प्रॉपर्टीज इस रेंज में है। कंपाउंड नहीं बनेगा, जैसे मान लो 1 मोल कैलियम, 1 मोल आर्सेनिक, मोल्टन स्टेट मिक्स किया और सॉलिड होने दिया। जो उनके मिलने से बना मिक्सचर, उसकी जब हमने कंडक्टेंस नोट करी तो इस रेंज में थी। ठीक, समझ आया? अब इंसुलेटर्स का मतलब है, आप कहोगे इसका मतलब यानी वो जो कंडक्ट ही नहीं करते, तो कैसे हो सकते हैं? जैसे डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ करंट, है ना, प्लास्टिक, वुड, जितने भी पॉलीमर्स हैं, तो ये सब बैड कंडक्टर्स हैं। तो आप कहते हो इंसुलेटर्स का मतलब जो कंडक्ट ही नहीं कर पाते, उनकी कंडक्शन की कैपेसिटी बहुत ही कम है। और रीजन क्या है कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो ये हमारे पास थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। वी आर फिनिश्ड विद द टॉपिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। करें आगे? 2 मिनट में नोट। मैम आपने 1/T = G लिखा था, उसमें C क्या था? C is conduct, 1/R. R is resistance, resistance बेटा, R is resistance। गैप को फिल क्यों नहीं कर सकते जो इंसुलेटर के बीच? ये तो नेचुरल है बेटा, नेचर ने जिस चीज को जैसा बनाया है वो तो वैसी ही रहेगी ना, हमारे करने से तो कुछ नहीं हो रहा। हम तो सिर्फ जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। जैसे मेरे पास 50 तरह के सॉलिड है, मैंने सब में करंट के साथ कनेक्शन किया और ये देखा कि उनमें से कोई कितना कंडक्ट कर रहा है। तो आपने 50 के 50 की कंडक्टेंस नोट करी, तो उनकी वैल्यूज आ गई। वो जो वैल्यूज आपके पास आ गई, आप उन वैल्यूज के साथ ये डिसाइड कर रहे हो कि इनमें से कुछ को हम कहेंगे कंडक्टर्स, कुछ को सेमी कंडक्टर्स, कुछ को इंसुलेटर्स। ये नाम भी हमने ही दिए हैं। उस एलिमेंट को तो पता भी नहीं आप उसे सेमी कंडक्टर बुलाते हो।
यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम को नहीं पता कि तुम उसे सेमीकंडक्टर कहते हो, उसको तो ये भी नहीं पता कि आप उसे सिलिकॉन और जर्मेनियम कहते हो। तो ये वैसी बात है। हम क्या कर रहे हैं, साइंस का मतलब जो साइंस बेटे आपको पढ़ाई जा रही है, दैट साइंस मीन्स जो एग्जिस्ट कर रहा है बस उसी को पढ़ रहे हैं और उसी को यूज़ करना सीख रहे हैं। और ह्यूमन नेचर इज, हम उसको यूज़ नहीं करना सीख रहे, हम उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न दिस क्योज इज देयर ऑल अराउंड। ये चारों तरफ जो तबाही मची हुई है ये इसलिए है कि हम साइंस को सिर्फ अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। हमने साइंस को यूटिलिटेरियन बना दिया है हमारे मतलब के लिए। साइंस किसी के मतलब के लिए नहीं होती है ना, साइंस तो साइंस होती है और वो सबके लिए होती है। क्या हम अपनी साइंस से एनिमल्स का भला सोचते हैं? तो आंसर इज नो। क्या हम प्लांट्स के बारे में सोचते हैं? आंसर इज नो। क्या हम एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं? आंसर इज नो। हमारी साइंस सिर्फ इंसान के बारे में सोचती है, ह्यूमन पॉपुलेशन। आज आदमी को गर्मी लगे तो एसी बना दिया, ये तो सोचा ही नहीं कि उसके बाद बाहर जो जा रहा है उनका क्या होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, यूवी रेडिएशंस आ जाएंगी, इसका किसी ने कुछ नहीं सोचा। सिर्फ ये देखा मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे एसी चाहिए, बस। मुझे कम्युनिकेट करना है बहुत जल्दी, मुझे फाइल डाउनलोड करनी है अभी, मुझे 5G चाहिए, 6G चाहिए, तो किसको चाहिए? ह्यूमन पॉपुलेशन को। क्या शेर को भी चाहिए 5G? चीते को भी, एलिफेंट को भी? किसी को नहीं चाहिए। उनको 5G 6G से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमने सिर्फ अपने लिए क्योंकि साइंस को यूज़ किया है इसलिए हम 5G 6G की बातें करते हैं और ये भूल ही जाते हैं कि किसी के होने से अगर दूसरा तबाह हो रहा होगा तो अल्टीमेटली हम भी तबाह हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझ के देखो ये कुछ भी हम नहीं कर पा रहे। हम इतना गैप भी पूरा भर के इस रेंज में नहीं जा पाते। हम जो पी टाइप एन टाइप की बात करते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे, इसलिए इतना बड़ा गैप तो हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे कभी भी, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल से एन टाइप पी टाइप हम बना पाए। ठीक है, और नेचुरल कंडक्टर से जो काम हो सकता था, हमने सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर्स बना के उसमें से कुछ खास निकाल लिया, इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए, और इनको अभी हम यूज़ नहीं कर पाए। तो आप ये कह सकते हो जो जैसा है उसको अगर वैसे ही यूटिलाइज कर लिया जाए तो और वो यूटिलिटी जो है, तो बेनिफिट इज, साइंस जब तक सबके लिए नहीं है तब तक वो सही नहीं है। ठीक है, यानी यूँ कह सकते हैं विज्ञान जो सबके लिए नहीं है वो अज्ञान के बराबर ही है। ठीक है, तो आप ये सोचा करो कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, ये तो सब हो रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं सबके सब। तुम ना भी पढ़ो तो भी सिलिकॉन रहेगा, जर्मेनियम रहेगा। चल, सेमीकंडक्टर्स खत्म हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वी आर डन विद। तो कोशिश करो क्या करना है, साइंस को सिर्फ अपने लिए यूटिलाइज नहीं करना। जब भी साइंस यूज़ करो या उसके से कुछ बनाओ तो सबके बारे में सोच के, सिर्फ इंसानों के बारे में सोच के नहीं, सबके बारे में, प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे से छोटा चींटी, कीड़ा, कोई कह सकते हो आपके वो जितने भी आर्थ्रोपोडा और फलाना ढमकाना, जितनी भी स्पीसीज आपने की है, सबके बारे में सोच के देन यू शुड डिज़ाइन समथिंग न्यू। करें आगे, डन हो गया, लिख लिया सबने? नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाने की कैपेसिटी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम क्या कह सकते हैं? हम ये कहेंगे यानी जब कोई चीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात चलेगी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास है दो कैटेगरीज, टू मेन टाइप्स। वन कैटेगरी इज पैरामैग्नेटिक
and second is going to be diamagnetic. तो जब आप कहते हो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक की मतलब क्या होता है? आप कहोगे दैट मीन्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। जब कोई चीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाए, जब कोई सॉलिड आप मैग्नेट के पास रखो और वो मैग्नेट की तरफ जा रहा हो, तो आप कहोगे पैरामैग्नेटिक। और यहाँ हम कहेंगे दैट मीन्स वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, यानी ये मैग्नेट की तरफ नहीं जाता है। यानी आपने मैग्नेट के पास लकड़ी को रखा तो लकड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वहीं पे खड़ी है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे हमारी अप्रोच ऐसी है, जो मैग्नेट की तरफ जाएगा वो पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेट की तरफ नहीं जाएगा वो डायमैग्नेटिक। देखो अगर मान लो मैग्नेट की तरफ रखा, ये मैग्नेट है, ये इसकी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो मैग्नेट इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये मैग्नेटिक हो गया, तो पैरामैग्नेटिक। अगर ये यहाँ पड़ा है, मैग्नेट यहाँ पड़ा है, इसको कुछ नहीं हो रहा, यही पड़ा है बस, ना दूर जा रहा है ना पास आ रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे पड़ा है, तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो आपने जैसे प्लास्टिक, वुड, वो सब क्या है? डायमैग्नेटिक। वो कहते हैं पैरामैग्नेटिक कोई चीज क्यों होती है? तो हमारी ऑब्जर्वेशन कहती है कि दुनिया में जितने भी सॉलिड्स हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, एक वो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक वो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। वो कहते हैं पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी को भी क्या बना सकता है? पैरामैग्नेटिक। जैसे अगर आपने 1s1 लिखा या आपने P1 लिख दिया, तो P1 से लेकर P5 तक चेक करो, सब क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। S1 क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। D1 से लेकर D9 तक सब पैरामैग्नेटिक। डाल सकते हो आप D1 से D9, ये 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 पैरामैग्नेटिक। ऐसे ही F1 से F14, तो आप हो गए 13 तक सब पैरामैग्नेटिक। तो +1 में आपने ऑर्बिटल्स किए थे, तो आप कहते हो जैसे F1 पैरामैग्नेटिक, F2 पैरामैग्नेटिक, F3 पैरामैग्नेटिक एंड सो ऑन। तो ये F3 है, इसका मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये D2 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। P3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप हो गए, इसका मतलब ये सब पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हैं, यानी वो एलिमेंट्स जिनमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं, दोज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनका जो म्यू होता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। म्यू क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हम इनकी मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्व करते हैं तो वो 0 नहीं आता। मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की जो कैपेसिटी है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। बेटे म्यू का फॉर्मूला होता है n into n+2 under the root। तो n into n+2 under the root is mu, and n क्या है यहाँ पे? n is number of unpaired electrons। Number of unpaired electrons is called n। तो पैरामैग्नेटिक यानी attracted towards magnet, presence of unpaired electrons is there, म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, n क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हम कहेंगे डायमैग्नेटिक मतलब ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए तो आप कहोगे व्हेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इट इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक। जैसे S2, P6, D10, F14, ये सब डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। आप कह सकते हो म्यू क्या हो जाएगा? 0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। जब आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, व्हेन देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो म्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, आपने सुना है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये सब P6 होते हैं।
1s2 है, ठीक है, और ये सब p6 है, जैसे 1s2s2 2p6, तो नेचुरल है p6 आता जा रहा है, तो ये डायमैग्नेटिक है। ऐसे जिंक होता है 4s2 3d10, तो डायमैग्नेटिक है, राइट। तो आप कहोगे जिसमें भी d10 आ गया, जैसे मैग्नीशियम है तो ये 3s2 है, अब 3s2 है तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हों तो डायमैग्नेटिक स्पीसीज आर देयर। तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, आप कहते हो जब भी कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी भी सॉलिड में, अगर वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। तो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए वो क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। जो मैग्नेट से रिपेल हो जाए या उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो तो आप कहोगे दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। हाँ जी बेटे, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज में यहाँ अगर एग्जाम्पल लिखें तो लिथियम, सोडियम या फिर फास्फोरस, सल्फर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिथियम सोडियम हो गया, देन यू हैव मैंगनीज, क्रोमियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन गैस, ये पैरामैग्नेटिक गैसेस है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO2, these are paramagnetic substances। यहाँ तक बताओ बेटे, any doubt if you have? मैम ये दोबारा रिपीट कर दो, जो म्यू वाला है, ये समझ नहीं आया। म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+2 अंडर द रूट। n होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू 1+2 √3 इज म्यू। बोहर मैग्नेट यूनिट्स होते हैं इसके। तो आप कहते हो म्यू जो है ये आप निकाल सकते हो, दिस इज अ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूँ क्रोमियम इज 4s1 3d5, तो 4s1 3d5 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो म्यू आ जाएगा 6 इंटू 6+2 अंडर द रूट 48। ठीक है, समझ आया? तो आप किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और फिर आपको उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, और फ्रॉम दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी कैन प्रिडिक्ट दैट वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, याद है +1 में आपने कॉन्फ़िगरेशन किया था, रिमेंबर? तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो आपको क्या बताते हैं, all those unpaired electrons are going to tell us whether it is paramagnetic or diamagnetic। ठीक है, करें आगे। Now we move on to बेटा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, यानी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, इनको आगे हम फिर 3 टाइप से स्टडी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स आर फर्दर स्टडीड एज 3 सबटाइप्स। One category is ferromagnetic, second is ferrimagnetic, and third is we can say antiferromagnetic। यानी जो कोई सबस्टेंस सॉलिड है और उसमें पैरामैग्नेटिक है तो उसका मतलब है ये अगर मैग्नेटिक मोमेंट के एरोस है तो मैग्नेटिक मोमेंट के एरोस एट हॉच पॉच ऐसे ही पड़े रहते हैं। यानी किसी एलिमेंट की मैग्नेटिक मोमेंट कहीं जा रही है, किसी की किधर जा रही है, ये मैग्नेटिक मोमेंट एरोस है। अगर एरोस इस तरह से एट रैंडम पड़े हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो आप कहते हो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बस ठीक है। अब उनका कहना है कि सॉलिड्स में कुछ
कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हमें दिखे। मैम हाँ जी मैम ये एरोस वाला दोबारा बताना। बेटे, मैग्नेटिक मोमेंट, एक मैग्नेटिक मोमेंट यानी कोई जैसे डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट का मतलब पोलैरिटी इन वन डायरेक्शन। तो ऐसे हर एलिमेंट का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो ये बताता है कि वो एलिमेंट किस मैग्नेट के किस तरफ जा रहा है, किस तरफ उसका हेड होगा, नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। तो मैंने हर एरो बताया, तो इसका मतलब यहाँ 50 एटम्स है मान लो, तो 50 के 50 का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड है, यानी हर एक का अपना मैग्नेट एक्ट करने का कैपेसिटी है। लेकिन कोई कैसे पड़ा हुआ है, कोई कैसे पड़ा हुआ है। जैसे क्लासरूम में आप गए तो सब बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई इधर मुंह करके, कोई इधर मुंह करके, कोई इधर मुंह करके, ठीक है, लेकिन सारे ही पढ़ने आए थे। तो आप कहोगे जब क्लासरूम में आप एंटर करिए तो सबके जो मोमेंट्स थे, सबकी जो अलाइनमेंट थी वो सेम नहीं थी, कोई किस तरह से कोई किस तरह से बैठा हुआ था। तो इट मीन्स आपके पास ऐसे ही एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स मिलके एक सॉलिड बनाते हैं। तो मान लो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर जा रहा है, दूसरे का इधर जा रहा है, तीसरे का इधर, कुछ का ऊपर, किसी का नीचे एंड सो ऑन। तो सब ऐसे ही पड़े होते हैं सॉलिड स्टेट में, पर उनके मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड नहीं होते, ऐसा कुछ। तो रिजल्टेंट जीरो तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो है। अब वो कहते हैं कुछ ऐसे हैं जिनमें सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स एक ही तरफ होंगे। अगर ऐसा हो जाए तो बताओ ये मैग्नेट की तरफ कैसा होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड कि वीकली अट्रैक्टेड? बोलो। यस। तो जो भी सब्सटेंस हमें लगा कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट है, and can be permanently magnetized, जिसको भी हम permanently मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसको हमने कह दिया फेरोमैग्नेटिक। मान लो मैंने आयरन को किसी मैग्नेट के पास रखा, तो आयरन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया स्ट्रांगली, और उसके बाद हमें ये भी पता चला कि उसे मैग्नेट के पास पड़ा रहने दे, थोड़ी देर बाद वो खुद ही मैग्नेट बन सकता है। तो आप कहोगे इसका मतलब आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक है, यानी उसकी जितनी भी मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो एक डायरेक्शन में अलाइंड है। फिर वो कहते हैं फेरीमैग्नेटिक का मतलब है अगर मैग्नेटिक मोमेंट तो है, लेकिन जरा देख के बताओ कैसी हालात है इसकी, क्या रिजल्टेंट किसी एक तरफ जा रहा है? देखो मैम फेरो से थोड़ा कम। हाँ, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर की तरफ है, 3 नीचे की तरफ है, इसका अपने आप ही मैग्नेटाइज हो जाते हैं। किसमें बेटे? डायमैग्नेटिक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और एंटी फेरो में आपको क्या दिख रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन फिर भी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो डायमैग्नेटिक जो है देखने में क्या है, आपके जो अंदर से भी डायमैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बिहेवियर भी वैसा, वो तो ठीक है। लेकिन ये कैसे, ये है तो पैरामैग्नेटिक, लेकिन अलाइंड इस तरह से हो गए हैं कि इनकी हालात कैसी है कि डायमैग्नेटिक बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अलाइन क्या होता है? अलाइन मतलब अरेंज होना, अलाइनमेंट गाड़ी की अलाइनमेंट कराओ, इसका मतलब गाड़ी के टायरों को प्रॉपरली अरेंज करो। अलाइन कराना मतलब सेट करना, अरेंज करना। मैम अलाइनमेंट किसकी कर रहे हैं आप? हम कुछ नहीं कर रहे, ये नेचुरली है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें अलाइनमेंट ऐसी है, यानी पैरामैग्नेटिक होते हुए भी कैसा बिहेव करते हैं, डायमैग्नेटिक। कुछ ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्शन शो करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक है और बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। यानी नेचर में एक सॉलिड का मतलब है बहुत सारे एटम्स या आयंस या पार्टिकल्स। वो सारे एटम्स और पार्टिकल्स अपनी अपनी मैग्नेटिक मोमेंट्स को लेके रखे हुए हैं, यानी हर एक के पास अपनी मैग्नेटिक मोमेंट है। कुछ सब्सटेंसेस में उनकी अलाइनमेंट नजर आती है, जैसे ये, कुछ में वीक सी अलाइनमेंट है, कुछ में ऑपोजिट है। ठीक है, दिस इज ऑल नेचुरल बेटा, यानी FeO एंटी फेरो है तो है।
ठीक है। अब आप सोचो इन सबको गर्म कर दे, अगर मैं इन सबको गर्म कर दूं हाई टेम्परेचर पे, ये सब पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, यानी इनकी जो अलाइनमेंट हुई पड़ी है ना बड़े अच्छे से सिस्टमैटिक, वो सब खत्म हो जाता है, तो ये सब वापस वहीं पहुंच जाते हैं पैरामैग्नेटिक पे। राइट, करें आगे। मैम क्या मतलब कि देंगे तो सभी सेम बन जाएगी? आपने हीट किया, ये बेचारा भी डिसऑर्डर्ड हो गया, ये भी डिसऑर्डर्ड हो गया, ये भी, यानी आपने इतना हीट कर दिया कि सारे एटम्स अपनी अपनी पोजीशंस पे अपनी मैग्नेटिक मोमेंट को हिला देंगे और फिर ऐसे हो जाएंगे रैंडम, कोई भी कहीं भी ऐसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लास में, हाँ हाँ, ये जो एरोस है, हाँ ये एरो, एक एक एरो जो है उस पार्टिकल की मैग्नेटिक मोमेंट का एरो है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में टीचर नहीं है तो वैसी हालत है, टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर है तो ऐसी हालत है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर हम ये कहें कि ऐसी हालात है, इसका मतलब कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, वहां जितने पढ़ रहे हैं उतने नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी आपके पास अलाइंड मतलब सारे एलिमेंट्स एक तरफ मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन करेंगे, वहां पे थोड़ा उल्टा पुल्टा सा, और वहां पे 50-50%। और अगर आपने फिर से वो टीचर यानी हाई टेम्परेचर दिया और सारों को हीट किया, एनर्जी दी, एनर्जी देते ये सब वहां पहुंच जाएंगे वापस। ठीक, समझ आया? हाँ जी बोलो, बोलो जी बोलो। मैम जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो तो इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर जैसे लास्ट टाइम में पढ़ा था। लोन पेयर तो बेटे, लोन पेयर तो पेयर होता है ना, उसकी कैसे मैग्नेटिक मोमेंट हो सकती है, जीरो हो जाए। यस मैम, लाइक जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में निकाला, सेम है, सेम है, सेम ही तो है। इलेक्ट्रॉन को कभी भी पोजीशन में रहता ही नहीं, तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होती। एक एटम के अंदर मान लो 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 50 के 50 अपनी अपनी मैग्नेटिक मोमेंट दे रहे हैं, और नेट रिजल्टेंट आप देखोगे, मान लो आयरन आपने लिया तो उसमें 26 इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन्स, तो 26 में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 आ गया। अब ये सारे पेयर्ड हैं, इनकी तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गई, जीरो, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एरो ऊपर ले जा रहा है, नीचे नेट रिजल्टेंट जीरो हो गया। लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी मैग्नेटिक मोमेंट किसी एक डायरेक्शन में रखी हुई है, देखो जरा, ये ऐसे है, तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों कैंसिल कर पा रहे हैं, ये चार कैंसिल नहीं कर पा रहे। इन चारों की वजह से उस एक एटम की एक मैग्नेटिक मोमेंट एरो बन गई। अब ऐसे 50 एटम है, 50 के अपने अपने एरोस हैं, और वो जब सॉलिड स्टेट की बात करते हो तो आप एक एटम की बात नहीं कर रहे होते। सॉलिड स्टेट का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ बल्क, बहुत सारों की बात कर रहे हैं, है ना। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल एटम, 2 एटम्स और 3 एटम्स। केमिकल बॉन्डिंग में तो आप एक एटम, एक मॉलिक्यूल की बात करते हो ना, यू आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिंगल एटम की बात करते हो, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या केमिकल बॉन्डिंग में आप मॉलिक्यूल की बात करते हो, तब भी आप सिंगल पार्टिकल की ही बात कर रहे होते हो। अब आप चैप्टर पे आ गए हो सॉलिड स्टेट, यानी अगर आपने O2 लिया तो एक O2 जो है उसकी बात नहीं कर रहे, अब आप कह रहे हो बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक साथ सॉलिड स्टेट में। अब बताओ, आयरन लिया तो आयरन का एक एटम नहीं उठाया आपने ढेर सारे आयरन के एटम्स उठाए, तो ढेर सारे एटम्स को मैंने यहाँ पे 7-8 एरो से शो कर दिया। मैंने आपसे कहा जब बहुत सारे आयरन एटम्स हैं और सबकी मैग्नेटिक मोमेंट एक तरफ है, तो वो मैग्नेट की तरफ बहुत स्ट्रांगली सॉलिड स्टेट में अट्रैक्ट हो रहा है। एक एटम अट्रैक्ट होने की बात नहीं कर रहे, सिंगल एटम तो अट्रैक्ट हो ही रहा था। क्लियर?
फर्क सिर्फ इतना है बेटे, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग में आप एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात करते हो। इस चैप्टर में यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। When we talk about dielectric properties, तो इनका कहना है जो पोलर क्रिस्टल्स होते हैं, पोलर क्रिस्टल्स शो सम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। जिनको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। अब ये एक क्रिस्टल है जिसमें पोलैरिटी है, एक और क्रिस्टल उसमें भी पोलैरिटी है। तो कहते हैं क्रिस्टलाइन जब सब्सटेंस होता है तो उसमें पोलैरिटी होना मतलब उसमें एक एंड नेगेटिव हो जाएगा और एक पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने करंट पास किया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये मेरी एनोड है एंड दिस इज माय कैथोड, और ये मेरे पोलर क्रिस्टल्स हैं। तो आप कहोगे हर क्रिस्टल में क्या है, पोलैरिटी है, इसलिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव एंड नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस तरह से अलाइंड है। ठीक है, ये बात समझ आई। पोलर क्रिस्टल का मतलब एक ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो फ्रेंकल डिफेक्ट में मैंने बताया था क्रिस्टल इज पोलराइज्ड, याद है? याद आया बेटे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, जब किसी क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट प्रेजेंट होता है या कोई इम्प्योरिटी आ जाती है या क्रिस्टल्स आपस में मिक्स मैच होते हैं तो उनमें कई बार वहां पोलैरिटी आ जाती है, ये उन क्रिस्टल्स में नेगेटिव और पॉजिटिव एंड होता है। और जब आप करंट पास करते हो तो वो नेगेटिव पॉजिटिव एंड अलाइन हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं ये जो पोलर क्रिस्टल्स हैं ये कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। डाई मीन्स डाइपोल, तो सम पोलर क्रिस्टल शो सम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो आप कहोगे नोन एज डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, पोलर का मतलब डाइपोल। अगर किसी क्रिस्टल में डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा हो तो आप कहोगे इट मींस पोलर क्रिस्टल। हाँ जी बेटा, पहले यहां तक देखो, समझ आया? क्लियर है? अब वो कहते हैं अगर फेरो इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने कहा फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, तो इसका मतलब होगा ऐसे क्रिस्टल्स जिसमें सारे डाइपोल्स एक ही तरह पे अलाइंड हो, जैसे फेरो इलेक्ट्रिसिटी में था ना। तो अगर आपके सारे क्रिस्टल्स एक ही तरह अलाइन हो जाएं तो आप कहते हो दिस इज गोइंग टू बी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। और एंटी फेरो का मतलब हो जाएगा जब आपका क्रिस्टल जितने ऊपर उतने नीचे। If we are having a crystal with delta positive, delta negative, again delta negative, delta positive, again delta positive, delta negative, delta negative, delta positive, and so on. अगर ऐसा हो जाए
तो जितने ऊपर उतने ही नीचे, नेट रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। ठीक है, जैसे मैग्नेटिज्म में हमने कहा, वैसे वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा हो सकता है। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये आपको एक तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप कहोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यानी करंट पास कर सकते हो आप ऑन अप्लाइंग प्रेशर, यानी अगर आप प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर पीजो मतलब प्रेशर, अगर आप प्रेशर अप्लाई करो तो वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमें नजर आता है। जैसे लाइटर, गैस लाइटर में आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वहां पे स्पार्क बनता है। और पायरो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जब आप हीट करोगे, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑन हीटिंग। गर्म करने पर अगर कंडक्टेंस होना शुरू हो जाए तो आप उसे क्या बोलते हो? दैट इज नेम्ड एज पायरो इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने ऐसा थर्मल डिटेक्टर बनाना है कि आग लग गई, हमें अपने आप सारा सर्किट ऑन हो जाना चाहिए, तो हमने क्या किया, उसमें पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स लगा दिए। पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या करेंगे? जैसे हीट यानी गर्मी प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर 50, 55, 60, 70 डिग्री तक गया या 70, 80 डिग्री तक भी गया, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो कंडक्ट करना शुरू कर देंगे क्रिस्टल्स, तो वहां पे एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होते ही सायरन बजना शुरू हो जाएगा। तो आप कहोगे पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या काम कर सकते हैं? वो जैसे ही गर्म होते हैं वो एक सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं, और जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा? ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ सर्किट सायरन बज उठेगा, या ऑटोमेटिकली रेन ड्रॉप शुरू हो जाएगा, या शावर जोन हो जाएंगे, व्हाटएवर इज। तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हीट की वजह से कंडक्टेंस। अदरवाइज वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ठीक ठाक कंडक्टर थे, लेकिन जैसे आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ गई। पीजो इलेक्ट्रिसिटी मींस ऐसे तो नॉर्मल क्रिस्टल्स है, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इनमें क्या आ जाएगा? दे हैव सेंस ऑफ कंडक्शन, तो आप उसे बोलते हो पीजो इलेक्ट्रिसिटी एंड पायरो इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें चाहिए थे ऐसी कुछ एग्जांपल्स जो क्रिस्टल्स हमें ऐसा करता नजर आते हैं। तो बेटा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में वी आर हैविंग द एग्जांपल्स ऑफ लेड जर्कोनेट, राइट? तो आप ये कह सकते हो लेड जर्कोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम टाइटेनेट, लेड जर्कोनेट, बेरियम टाइटेनेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये सब पोलर क्रिस्टल्स के एग्जांपल्स हैं, और इन सब में दीज आर ऑल पोलर क्रिस्टल्स। तो आप कह सकते हो इन सारे एग्जांपल्स में ये पावर होती है कि ये क्रिस्टल्स जो है पोलर है, प्रेशर या हीट से ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डेवलप कर लेते हैं। इन प्रॉपर्टीज को हमने कह दिया डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, और ये हमारे बहुत काम आ सकती हैं। ठीक है, अब फिर से देखो, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हमारे बहुत काम आ सकती हैं। इसमें फिर हम किसका भला सोचते हैं? इंसान का ही। बस होटल्स में लगा दिया, बड़े बड़े मॉल्स में लगा दिया। कौन नहीं बनना चाहिए? इंसान नहीं बनने चाहिए। ठीक है, यानी हम हर साइंस की इन्वेंशन को फॉर द वेलबींग और वेलफेयर ऑफ ह्यूमन यूज करना चाहते हैं, और फिर इसीलिए साइंस इतना मिस यूज हो जाती है कि ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर नहीं होता। हम उल्टा उसी को क्या करना शुरू करते थे? खराब करते हैं। सिस्टम जब खराब होते हैं, जब आप किसी अपने लिए सोचोगे, सेल्फ हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, तो सेल्फिश होने की एक लाइन नहीं है ना, मार्क नहीं है कि यहाँ तक कि सेल्फिश हो सकते हैं, इससे अंदर नहीं जा सकते। फिर हम जब सेल्फिश हो गए तो अंदर 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 जाते हम इतने सेल्फिश हो गए कि हम अपने ही साथ वाले के भी दुश्मन हो गए। फिर हमें पैसा इतना इंपॉर्टेंट लगने लगा, अपना कंफर्ट इतना इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है कि हम फिर दूसरे के बारे में नहीं सोचते।
ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे किसी को गुस्सा आता है तो उसकी लिमिट नहीं होती कि यहाँ तक गुस्सा कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। एक बार तुम्हें आदत पड़ गई तो ये गुस्सा करना एक आदत है, झूठ बोलना एक आदत है। अब झूठ इतना हो या इतना या इतना या इतना या इतना, उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर धीरे धीरे वो आदत जो है फैलती जाती है। तो इसलिए बेटा जब साइंस पढ़ रहे हो तो अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखो। साइंस, नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि तभी तक है बेनिफिशियल जब तक वो सबके बारे में सोचती है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारा संसार ही हमारा घर है और हमें सबके बारे में सोचना है, राइट? +2 क्लास। तो साइंस मतलब यू शुड थिंक अबाउट ऑल। ये नहीं कि मेरी जेब में पैसा आ रहा है तो किसी की किडनी भी निकाल दो तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? हाँ जी बेटे। फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स मतलब डाइपोल्स हैं उनके पास, दे आर डाइपोल्स, लेकिन उनके अंदर क्या है, अलाइनमेंट जो है, अगर नेट अलाइनमेंट कुछ है तो ये हर वक्त ही कंडक्शन की पावर रखेंगे। दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जरा सा जैसे लाइटर है तो लाइटर में दबाया तो एकदम से करंट बना, प्रेशर, ठीक है? तो दीज आर वेरी गुड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर मान लो ये ऐसा होता तो पोलर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। यानी मान लो मेरे पास पोलर क्रिस्टल्स है, मेरे पास 50 तरह के पोलर क्रिस्टल्स हैं, उनमें से 25 जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, अब 25 ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रहे हैं। जो ऐसी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं उनको हमने कह दिया फेरो इलेक्ट्रिक। जो ऐसी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पा रहे उनको हमने कह दिया एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। हाँ, फेरी में क्या होगा, नेट रिजल्टेंट थोड़ा सा रह जाएगा। फेरी कैसा होगा, जिनमें मान लो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, फिर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, फिर से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। नेट रिजल्टेंट कुछ आ जाएगा, बहुत थोड़ा सा रिजल्टेंट होगा, ठीक है? अगर रिजल्टेंट 0 हो गया फिर क्या बन जाएगा, एंटी फेरो। अगर रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, फेरी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये सॉल्ट है जो पोलर होता है, इसको बोलते हैं रॉशेल्स सॉल्ट। पीजो इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक भी है और पीजो इलेक्ट्रिक भी। ठीक है? जैसे ये सारे भी फेरो के ही एग्जांपल्स हैं। राइट? हाँ जी बेटे। हाँ जी बेटे। नहीं, जरूरी नहीं है बेटे। जैसे लेड सर्कुलेट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी फेरो, लेकिन वो पीजो इलेक्ट्रिसिटी शो कर जाता है। या आप कह सकते हैं, मैं मिटा देती। जैसे ये है टार्ट्रेट है या क्वार्ट्ज है, ये सब क्या है, पायरो, पीजो है और फेरो भी हो सकते हैं, क्योंकि जो फेरो होगा वो ये ऐसी प्रॉपर्टीज शो कर पाएगा। तो लेड सर्कोनेट जो है वो एंटी फेरो है। एंटी फेरो मतलब उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आई कैन हैव दिस, या ये। तो आप ये कह सकते हो जो फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के एग्जांपल है वो पीजो इलेक्ट्रिक तो पक्का ही होते हैं और पायरो इलेक्ट्रिसिटी भी शो कर सकते हैं। और एंटी फेरो जो है जैसे लेड सर्कोनेट, ये एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है और कह सकते हो कि ये बहुत हाई प्रेशर या बहुत हाई टेम्परेचर डिमांड करेगा फॉर शोइंग पीजो एंड पायरो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी।
तो ये ऐसे समझ के देखो बेटा, जितने भी ये है ना, ये 3 टाइप्स के हैं। इन तीनों में से जो पीजो और पायरो है वो इसकी प्रॉपर्टीज है, यानी इनमें से इसकी प्रॉपर्टीज हमने कहा या तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा या पायरो शो करेगा, या तो हीट करने पे कंडक्ट करेगा या प्रेशर पे कंडक्ट करेगा। और एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम कहते हैं होते तो पोलर है लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा। तो बेरियम टाइटेनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, ये फेरो और पीजो दोनों के एग्जांपल हो गए। एंटी फेरो का बस एक एग्जांपल आप याद कर लो, लेड सर्कुलेट। हाँ जी बेटा, नोट कर लिया सबने? जल्दी से इसे नोट करो। इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हो, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये भी पीजो इलेक्ट्रिक होता है। Done? So with this we are finished with our chapter solid state. One topic, one chapter is finished. Okay जी? तो अब आपका काम क्या है? एनसीईआरटी के पहले सारे क्वेश्चंस नंबर 1, नंबर 2 अपने मॉड्यूल के जो एज का आपको बुकलेट मिला है या मॉड्यूल मिले हैं उनको सॉल्व कर लो, उसके सारे क्वेश्चंस कर लेना। विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस इन द कमिंग क्लासेस। अभी आपका आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे वाली क्लास में मैं डाउट सेशन रखूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? ओके, +2 क्लास डन? चलो ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू बेटा, और हमेशा याद रखना है अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आपने जो सस्पेंस में लाइन बोली थी वो एक और बार। कौन सी वाली बेटे? वसुदैव, वसुदैव कुटुंबकम। क्या? एक बार क्या बोला? वसुदैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है? सारा विश्व ही हमारा परिवार है। ये ना गीता की लाइन है? नहीं बेटा, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, ये तो वैसे ही स्टेटमेंट है बस। आपने कहा थोड़ा अब इतनी एज हो गई है ना, तो सुन सुन के पढ़ के सीख लिया। हाँ जी बेटा, दिव्यांशु टेस्ट में आएगा सेकेंड चैप्टर। आप भी पढ़ा करो, अच्छी अच्छी चीज़ें कहीं से भी पढ़ लेनी चाहिए, किसी को भी कहीं से भी मिले। बस ये ध्यान रखना है बेटा, अच्छी चीज़ आपके, हाँ पता नहीं सब जगह मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, सब जगह ऐसा ही बोला जाता है। हम मानते नहीं है, बात अलग है ना? सारे कहते तो एक ही बात है कि अच्छा होना इम्पोर्टेंट है, अच्छा होना चाहिए, अपने से ऊपर उठ के देखो, सिर्फ खुद के बारे में मत सोचो, ये सब कहते हैं लेकिन सब करते नहीं है। बस यहीं पे एक प्रॉब्लम है, कहते सब है, करता कोई नहीं है। और फिर कोई कोई विरला विरला कुछ ऐसा करता है और फिर वो महान बनता जाता है। राइट? तो ट्राई टू बी गुड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है? ओके जी, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। ओके बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू बेटा।